सबसे पहले अगर हम बात करें कि 1935 का अधिनियम जो है वो अंग्रेजों ने क्यों लागू किया है, किस वजह से जो है वो यहाँ पर उनको ये अधिनियम लाना पड़ा है, ठीक बात है। तो सबसे पहली बात हम करते हैं तो उसमें हमें देखना पड़ता है कि 1919 का शासन अधिनियम, कौन सा शासन अधिनियम, 1919 का शासन अधिनियम। यानी कि हमने देखा कि जो 1919 का शासन अधिनियम लागू किया गया था, उस शासन के अधिनियम से भारतीय जनता क्या हो गई है, भारतीय जनता जो है वो उससे संतुष्ट नहीं है। यानी कि भारतीय जनता इस अधिनियम से क्या हो गई थी, असंतुष्ट थी। यह इसके अंदर जो है वास्तव में तो उत्तरदायी शासन की स्थापना करने की जो है वो बात की गई थी, लेकिन ये खोखली बात थी। वास्तव में कोई उत्तरदायी शासन यहाँ पर स्थापित हुआ नहीं था, क्योंकि हमने देख लिया था कि जहाँ पर जो 60 जो है केंद्रीय विधायिका के अंदर नियुक्त किए जा रहे हैं सदस्य, उनमें से जो निर्वाचित है वो मात्र 27 है और जो मनोनीत है वो कितने हैं, 33 थे। तो 33 यानी कि मनोनीत ज्यादा है, यानी कि गवर्नर के द्वारा मनोनीत किए जाने वाले जो सदस्य है उनकी संख्या अधिक है, और इस कारण से क्या है, वास्तव में कोई जो है स्वशासन या उत्तरदायी शासन वहां पे स्थापित नहीं हो सका था। इस वजह से 1919 के शासन अधिनियम से क्या हो गई थी, भारतीय जनता असंतुष्ट थी। उसके बाद में हमने बात करी, यहाँ पर साइमन कमीशन आया था। क्या आया था, साइमन कमीशन, हमने बात करी थी इसके बारे में। ये आया था 1927 के अंदर, ठीक बात है, साइमन के नेतृत्व में। लेकिन ये जो साइमन कमीशन आया है, ये इस बात का प्रयोजन था इसका कि भाई भारत के अंदर जो है वो उत्तरदायी शासन को लागू रखा जाए या ना रखा जाए, इस बारे में इसको अपना कार्य करना था। लेकिन इसके अंदर कोई भी सदस्य जो है वो भारत का नहीं था, जैसा कि हमने अध्ययन कर लिया है। तो इस वजह से साइमन कमीशन भी क्या हो गया, असफल हो गया। फिर नेक्स्ट हम देखते हैं कि सविनय अवज्ञा आंदोलन चला है भारत के अंतर्गत, यानी कि एक बहुत बड़ा आंदोलन जो है वो भारतीय जनता ने यहाँ पर धरातल पे लाया है। तो इस वजह से भी अंग्रेजी जो सरकार है वो दबाव के अंदर आ रही है, और वो क्या कर रही है, भारत के लिए एक नया जो है संविधान लाने का प्रयास हुआ है। इसके अलावा हमने देखा कि गांधी और इरविन का जो समझौता हुआ है, गांधी और इरविन का 5 मार्च 1931 को जो समझौता हुआ वो असफल रहा। कैसा रहा है, असफल रहा है। यानी कि गोलमेज सम्मेलन में तो भाग लेने के लिए गांधी जी को भेज दिया गया, लेकिन गोलमेज सम्मेलन के अंदर भी कोई बात बनी नहीं है, ठीक है। फिर हमने बात करी है कि लंदन में हुए 3 गोलमेज सम्मेलन, यानी कि लंदन के अंदर कितने गोलमेज सम्मेलन आयोजित किए जाते हैं, 3 गोलमेज सम्मेलनों का आयोजन यहाँ पर किया जाता है, जिसमें से एक ही सम्मेलन यानी कि सिर्फ दूसरे सम्मेलन के अंदर ही कांग्रेस के द्वारा भाग लिया जाता है, अन्य सम्मेलनों के अंदर कांग्रेस यहां पर भाग नहीं लेती है। फिर भी यहां पर जो लंदन में 3 गोलमेज सम्मेलन होते हैं, इन्हीं सम्मेलनों के आधार पर श्वेत पत्र जारी किया जाता है। क्या जारी किया जाता है, श्वेत पत्र जो है वो जारी किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है, ये किया जाता है रैमजे मैकडोनाल्ड के द्वारा। किसके द्वारा, रैमजे मैकडोनाल्ड, ठीक है। ये ब्रिटेन के क्या है, प्रधानमंत्री है, इनके द्वारा श्वेत पत्र जारी किया जाता है। इस गोलमेज सम्मेलनों के द्वारा जो निर्णय किया गया है उसके बारे में जो है वो इस श्वेत पत्र के अंदर लिखा हुआ है। तो इन सब कारणों की वजह से सरकार क्या कर रही है, 1935 का अधिनियम ला रही है, ठीक बात है। तो ये जो 1935 का अधिनियम सरकार ला रही है, ये भारतीय शासन अधिनियम है क्या, और इसके अंतर्गत जो है वो क्या क्या बातें लिखी हुई है, उसके बारे में आइए हम अध्ययन करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम अधिनियम की विशेषताओं की बात करें तो सबसे पहला बिंदु हमें मिलता है कि प्रांतों के अंदर जो है वो द्वैध शासन को क्या किया गया है, समाप्त कर दिया गया है। तो यहाँ से प्रांतों के अंदर द्वैध शासन की अगर हम बात करें तो ये स्थापित हुआ था 1919 के अधिनियम से। कौन से अधिनियम से स्थापित हुआ था, 1919 के अधिनियम के अंतर्गत हमने विस्तृत रूप से इसको पढ़ा है कि द्वैध शासन क्या है, लियोनस कार्टेस के द्वारा जो स्थापित एक व्यवस्था थी उसको भारत के अंतर्गत लागू किया गया था। तो अब जो प्रांतों में द्वैध शासन की व्यवस्था थी वो जो है खोखली व्यवस्था थी और उसका जो है नाकारा होना सिद्ध हो गया था। तो यहां पर 1935 के अधिनियम के अंतर्गत क्या किया, इस द्वैध शासन की व्यवस्था यानी कि प्रांतों के अंतर्गत जो द्वैध शासन की व्यवस्था है उसे समाप्त कर दिया गया। और अब इसी व्यवस्था को क्या करेंगे, ये वहां पर आगे जाकर के केंद्र में लागू करने का काम करेंगे। तो जब प्रांतों के अंदर जो है वो द्वैध शासन तो इन्होंने समाप्त कर दिया, तो अब यहाँ पर लागू क्या किया है, तो यहाँ पर इन्होंने लागू कर दिया है प्रांतों के अंदर द्विसदनीय विधायिका। क्या लागू करी है, प्रांतों के अंतर्गत इन्होंने द्विसदनीय विधायिका जो है वो लागू करी है। तो देखिए, यहां से हमें बात समझ लेनी है कि प्रांतों में क्या बात करी है इन्होंने, प्रांतों के अंतर्गत यहाँ पे द्विसदनीय जो है वो विधायिका लागू हो रही है। द्विसदनीय विधायिका, द्विसदनीय विधायिका प्रांतों में लागू हो रही है। तो देखिए, यहां से समझते हैं द्विसदनीय विधायिका का मतलब ये हुआ कि प्रांतों के अंदर अब 2 सदन होंगे। कितने सदन होंगे, 2 सदन होंगे। एक का नाम हम दे देते हैं उच्च सदन। क्या नाम दे देते हैं, उच्च सदन। और एक का हम नाम दे देते हैं निम्न सदन। ठीक बात है, निम्न सदन का नाम हम यहाँ पर रख लेते हैं।
तो उच्च सदन और निम्न सदन यानी कि इन दो जो है वो क्या की स्थापना यहाँ पर की गई है, और दोनों के अंदर जो सदस्य नियुक्त किए जाएंगे, चाहे वो उच्च सदन की बात करें चाहे वो निम्न सदन की बात करें, अब इनका जो है वो चुनाव की प्रक्रिया के द्वारा जो है वो यहाँ पर किया जाएगा। यानी कि प्रांतों के अंदर द्विसदनीय विधायिका स्थापित करके और उत्तरदायी शासन स्थापित करने की क्या की जा रही है, यहाँ पे प्रक्रिया की जा रही है। नेक्स्ट बात आती है आपके समक्ष अखिल भारतीय संघ की। किसकी बात आ रही है? अखिल भारतीय संघ की बात आ रही है। अखिल भारतीय संघ की स्थापना करने का भी जो है 1935 के अधिनियम के अंतर्गत प्रावधान किया गया था। तो इसमें कौन कौन शामिल होने वाला है उसकी अगर हम बात करें तो इसमें एक तो हो जाएगा गवर्नर का शासित प्रदेश, यानी ब्रिटिश गवर्नर के द्वारा जो प्रदेश है, शासित प्रदेश है, उसकी बात हम यहाँ पे करेंगे। ब्रिटिश गवर्नर शासित प्रदेश, ठीक है, एक तो ये हो गया ब्रिटिश गवर्नर शासित प्रदेश। इसके साथ साथ और कौन मिलाया जाएगा भारतीय संघ के अंतर्गत? इसमें मिलाई जाएगी देसी रियासतें, भारतीय देसी रियासतें जो है इनको भी यहाँ पे मिलाया जाएगा, और इनको मिलाकर के क्या बनाया जाएगा? एक अखिल भारतीय जो है संघ की स्थापना की जाएगी। यहाँ पर इसमें हमें ध्यान रखने वाली बात है कि जो ब्रिटिश भारतीय शासित गवर्नर के द्वारा शासित जो प्रदेश है, उस प्रदेश के ऊपर तो जो है यहाँ पर ये कंपलसरी है कि उसको भारतीय संघ के अंतर्गत शामिल होना ही होगा, ठीक बात है। लेकिन देसी रियासतों का इस संघ के अंतर्गत शामिल होना जो है वो स्वेच्छा पर निर्भर था, ठीक बात है। और इसके अलावा इसमें एक उपबंध ये भी किया गया था कि ये जो भारतीय संघ है, अखिल भारतीय संघ, ये अस्तित्व में तभी आएगा जब इसका एक निश्चित कोटा जो है वो पूरा हो जाएगा। यानी कि कुछ जो है वो संख्या तय की गई थी, उस संख्या के द्वारा इतनी संख्या जब देसी रियासतें जो इसमें भाग ले लेती है, 104 में से कुछ 44-42 की संख्या आती है, वो भाग ले लेने के बाद में ही जो है वो ये अखिल भारतीय संघ जो है वो अस्तित्व में आने वाला था। लेकिन यहाँ पर जो है वो ये देसी रियासतों ने इस अखिल भारतीय संघ के अंदर शामिल होना जो है वो स्वेच्छा से स्वीकार ही नहीं किया, क्योंकि उनकी मर्जी के ऊपर छोड़ दिया गया था। तो ये एकमात्र ऐसा उपबंध था जो इस 1935 के अधिनियम में था, लेकिन कभी अस्तित्व में आया ही नहीं, ठीक बात है। फिर नेक्स्ट हम देखते हैं, तो ये क्या कर रहे हैं, अब केंद्र के अंतर्गत जो है वो द्वैध शासन की स्थापना कर रहे हैं। तो देखिए इसको समझते हैं, केंद्र में द्वैध शासन की स्थापना के अंतर्गत ये क्या कार्य करने वाले हैं। तो अगला बिंदु अपने पास में आ जाता है केंद्र में द्वैध शासन। क्या आ रहा है? केंद्र में द्वैध शासन, इसको समझते हैं। केंद्र में द्वैध शासन, द्वैध शासन क्या होता है इसके बारे में तो हमने बात कर ही ली है। यानी कि केंद्र के अंदर भी जो है वो अब कार्य जो है, जो नीति निर्माण का, विधि निर्माण का जो कार्य किया जाना है, वो भी अब किसके द्वारा हो जाएगा? एक तो जो है वो गवर्नर के जो है द्वारा कार्य किया जा रहा है, इसके अलावा एक क्या बनाई जाएगी? विधायिका बनाई जाएगी, और उस विधायिका के द्वारा क्या किया जाएगा? कार्य यहाँ पर किया जाएगा। और इसी प्रथा के तहत जो है यहाँ पर जो है विभिन्न विषयों को है वो बांट दिया गया था। यानी कि जो टॉपिक है, विभाग जो है वो विषयों में निर्धारित हो गए, विभक्त हो गए। जैसे कि एक बनाई थी इन्होंने संघ सूची। क्या बनाई? संघ सूची, ठीक है। एक यहाँ पर बनाई गई प्रांतीय सूची। क्या बनाई गई? प्रांतीय सूची। और एक बनाई गई समवर्ती सूची। कौन सी बनाई है? तीसरी, समवर्ती सूची। इसका मतलब ये हुआ कि कुछ विषय जो है इनके ऊपर तो है किसका कानून मान्य होगा? संघ सूची का जो है, यानी कि संघ सूची के अंदर उल्लिखित जो विषय है उनके ऊपर कानून जो है वो केंद्र का मान्य होगा। जो विषय प्रांतीय सूची के अंदर जो लिखे गए हैं उनके ऊपर जो कानून है वो किसका? प्रांतों की सरकार का मान्य होगा। और समवर्ती सूची के अंदर वो विषय रखे गए हैं जिनके ऊपर जो है वो प्रांत और जो केंद्र है दोनों ही कानून बना सकते थे। लेकिन दोनों के अंदर जो भिन्नता होने की स्थिति अगर उत्पन्न होती है तो फिर उस स्थिति के अंदर जो है वो केंद्र का जो बनाया हुआ कानून है वो यहाँ पर मान्य होता था। तो कुल मिलाकर के विभिन्न विषयों को इन्होंने क्या कर दिया है? सूचियों के अंदर विभक्त कर दिया है। केंद्रीय सूची, प्रांतीय सूची, और थर्ड कौन सी आ जाती है आपकी? आ जाती है समवर्ती सूची। उसके बाद में हम बात करते हैं अगले बिंदु के रूप में, तो हमें मिलता है कि सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली का क्या किया गया है? विस्तार किया गया है। हमने बात करी 1909 का जो मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम पढ़ा था, उसके अंदर हमने कहा कि सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली का प्रारंभ किया गया था अंग्रेजों के द्वारा, ठीक है। और उसके अंतर्गत क्या किया गया था? मुस्लिम वर्ग को और जो जमींदार वर्ग है उनके लिए अलग से जो है पृथक प्रतिनिधित्व की प्रणाली उन्होंने वहां अस्तित्व में लाई है, मुस्लिम वर्ग के लिए। उसके बाद में हमने बात करी थी 1919 के जो शासन अधिनियम के द्वारा जो है यहाँ पर क्या किया गया था? यहाँ पे 1919 के द्वारा जो है वो सिख लोगों के लिए, आंग्ल भारतीयों के लिए और यूरोपियंस के लिए पृथक प्रतिनिधित्व प्रणाली जो है वो स्थापित की गई थी। और उसके बाद इसमें भी इसका विस्तार हुआ है सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली का। और यहाँ पर 1935 के अंतर्गत जो है वो दलित वर्ग के लिए,
कौन से वर्ग के लिए? दलित वर्ग के लिए क्या किया गया है? पृथक जो है वो सांप्रदायिक जो है निर्वाचन प्रणाली का विस्तार किया गया है। तो दलितों को भी पृथक प्रतिनिधित्व प्रणाली के अंतर्गत ले लिया गया 1935 के अंतर्गत। ये अंग्रेजों की फूट डालो राज करो की नीति का ही एक हिस्सा माना जाएगा। इसके बाद में हम बात करते हैं केंद्रीय बैंक की स्थापना, संघीय रेलवे प्राधिकरण की स्थापना और संघीय न्यायालय की स्थापना। इसके अलावा यूपीएससी की यानी कि संघ लोक सेवा आयोग की स्थापना। ये सब कार्य भी जो है वो 1935 के अधिनियम के द्वारा कर दिए जाते हैं। केंद्रीय बैंक की बात करें तो केंद्रीय बैंक के रूप में यहाँ पर स्थापित हुआ है भारतीय रिजर्व बैंक। किसकी स्थापना हुई है? भारतीय रिजर्व बैंक। कब हो गई थी इसकी स्थापना? कब हुई थी? ये हो गई थी 1 अप्रैल 1935 को जो है वो यहाँ पर स्थापना हो गई थी। ठीक बात है। इसके अलावा हम बात करते हैं संघीय न्यायालय की। तो संघीय न्यायालय का मतलब हो गया यहाँ पे स्थापना हुई है इसकी 1 अक्टूबर 1937 की जो है वो यहाँ पे स्थापना हो गई थी। और ये जो संघीय न्यायालय की स्थापना हुई है इसकी जो सबसे पहले जो प्रमुख जज रहे हैं, मुख्य जज मतलब कि चीफ जस्टिस जो रहे हैं वो रहे हैं मॉरिस गवायर। कौन रहे हैं? मॉरिस गवायर। ठीक है, ये नाम याद हमें रख लेना है, मॉरिस गवायर। मॉरिस गवायर जो है पहले चीफ जस्टिस यानी कि मुख्य न्यायाधीश जो है इस संघीय न्यायालय के रहे थे। हालांकि यहाँ पर हमें ये भी देखने को मिलता है कि ये जो संघीय न्यायालय है ये सर्वोच्च न्यायालय के रूप में तो नहीं है। भारत के लिए जरूर सर्वोच्च न्यायालय है, भारत में जो सबसे बड़ा जो अपीलीय न्यायालय है वो यही है, लेकिन इसके विरुद्ध भी अपील जो है वो इंग्लैंड के प्रीवी काउंसिल के अंदर सुनी जा सकती थी। तो कुल मिलाकर के कुछ संगठनों की भी जो है यहाँ पर स्थापना 1935 के अधिनियम के द्वारा कर दी जाती है। अगला बिंदु आता है हमारे सामने नवीन प्रांतों का निर्माण। देखिए नवीन प्रांत कौन कौन से बनते हैं इसकी बात अगर हम यहाँ पे कर ले तो नवीन प्रांतों के निर्माण के अंतर्गत देखते हैं हम सबसे पहले तो हमें यहाँ पर कुछ नाम मिलते हैं। जैसे कि सबसे पहली अगर हम बात करें तो यहाँ पे नवीन प्रांत के रूप में हम लेते हैं बर्मा को। क्या लेते हैं? बर्मा को। और बर्मा को 1935 के अधिनियम से क्या कर दिया गया था? भारत से अलग कर दिया गया था। क्या हो गया? यहाँ से भारत से बर्मा को अलग कर दिया गया। अब बर्मा को भारत में आपको याद आ रहा होगा मिलाया कब था? तो बर्मा को भारत के अंदर मिलाने की बात करें तो सबसे पहले तो बर्मा का कुछ भाग जो उत्तरी बर्मा है वो 1826 के अंदर गंडमक की संधि के द्वारा जो है वो मिलाया गया था। लेकिन अगर हम बात कर लें कि संपूर्ण बर्मा का भारत के अंदर विलय कब हुआ था तो उसके लिए हमें एक याद रख लेना है 1855 के अंदर जो है वो संपूर्ण बर्मा को भारत के अंतर्गत लॉर्ड डलहौजी के काल के अंतर्गत मिला लिया गया था। ठीक बात है। तो लॉर्ड डलहौजी के द्वारा बर्मा को 1855 में भारत के अंदर मिला लिया गया था और उसके बाद 1935 के अधिनियम से जो है वो क्या हो रहा है? बर्मा को भारत से अलग कर दिया जाता है। इसके अलावा देखिए नवीन प्रांतों के निर्माण में ही एक और बात कर लेते हैं तो यहाँ पर उड़ीसा को जो है वो नवीन प्रांत बना दिया जाता है। साथ ही साथ एक और नवीन प्रांत बन जाता है सिंध। कितने? 2 प्रांत जो है वो भारत के अंदर और नवीन जो है वो प्रांत बना दिए जाते हैं, जिसमें एक तो कौन सा हो गया? उड़ीसा हो गया और दूसरा कौन सा हो गया? सिंध हो गया। यानी कि पहले यहाँ पर जो प्रांत थे वो कितने थे? 9 थे। अब जो है वो प्रांत कितने हो गए हैं? 11 जो प्रांत हो गए हैं। कितने प्रांत हो गए? 11 प्रांत हो गए हैं उड़ीसा और सिंध के नए प्रांत बनने की वजह से। तो इसके बाद में जो हम देखेंगे 1937 के अंदर जो चुनाव होने वाला है वो भी टोटल कितने प्रांतों में लड़ा जाएगा? वो चुनाव जो है वो आयोजन होगा 11 प्रांतों के अंतर्गत। तो कुल मिलाकर के इसके अंतर्गत हमने 1935 के शासन अधिनियम की व्यवस्थाओं के बारे में बात करी है। तो देखिए हमने सबसे पहला बिंदु ले लिया था प्रांतों के अंदर द्वैध शासन को क्या कर दिया गया है? जो 1919 में स्थापित हुआ था वो समाप्त कर दिया गया है। फिर हमने बात करी प्रांतों के अंदर क्या करिए इन्होंने? द्विसदनीय व्यवस्थापिका की स्थापना करी है। द्विसदनीय व्यवस्थापिका जो है ये इसका मतलब हुआ उच्च सदन और निम्न सदन। यहाँ पर अगर आप याद रखना चाहें तो यहाँ पे ये भी ध्यान रख लें कि ये जो उच्च सदन और निम्न सदन की जो व्यवस्था है 6 प्रांतों के अंदर जो है वो यहाँ पे स्थापित की गई थी। कितने प्रांतों में स्थापित हुई थी? ये 6 प्रांतों के अंदर जो है वो ये व्यवस्था स्थापित की गई है। कौन कौन से 6 प्रांत हो जाते हैं? तो देखिए एक तो आपका जो है वो बंगाल हो जाता है, फिर जो है आपका बिहार हो जाता है। उड़ीसा अभी नया प्रांत नहीं बना है, वो बंगाल के अंदर ही शामिल है। तो बंगाल हो गया, बिहार हो गया और असम हो गया। 3 तो ये हो गए। इसके अलावा बंबई हो गया और मद्रास हो गया। 5 हो गए और इसके अलावा संयुक्त प्रांत जो है वो हो गया। तो टोटल कितने प्रांतों में ये स्थापित हुई थी? 6 के अंदर जो है वो ये स्थापित हुई थी। तो यहाँ पर अगर हम बात कर ले कि कौन कौन से 6 प्रांत थे तो देखिए याद रख लें आप। पहला आपके कौन सा हो गया? बंगाल। कौन सा हो गया? बंगाल। फिर हम बात करते हैं दूसरे के बारे में तो यहाँ पे कौन सा हो गया? बिहार। कौन सा हो गया? बिहार। फिर हम बात करते हैं तीसरे के बारे में तो यहाँ पे हो गया आपका असम।
तीसरा है, हम जो बात कर रहे हैं वो ये है कि जिन प्रांतों में द्विसदनीय विधायिका की स्थापना की गई, यानी कि उच्च सदन और निम्न सदन जो है वो स्थापित किए गए थे, उनकी बात हम यहाँ पर कर रहे हैं। फिर आपका आ जाता है मद्रास, फिर आपका आ जाता है बम्बई, कौन सा आ गया, बम्बई। और इसके अलावा हम छठे की बात करते हैं तब आपका आ जाता है संयुक्त प्रांत, कौन सा आ गया, संयुक्त प्रांत। ठीक है, तो ये जो 6 है, इन 6 के अंदर क्या किया गया है, इन 6 के अंदर जो है वो स्थापित की गई है यहाँ पे 6 के अंदर द्विसदनीय विधायिका है। 6 प्रांत हैं जिनके अंतर्गत क्या हुई है, द्विसदनीय विधायिका की स्थापना हुई है। इसको आपको याद भी रख लेना है, पूछा जा सकता है। 6 प्रांतों के अंदर क्या हुई है, द्विसदनीय विधायिका की स्थापना हुई है। हमने बात करी बंगाल के बारे में, बात करी हमने बिहार के बारे में और असम के बारे में, तीनों ही पूर्व के तरफ स्थित है। उसके बाद में हम 2 प्रेसिडेंसी जो प्रमुख थी, जिसमें हमने ले लिया बंबई और मद्रास को ले लिया, टोटली 5 हो गई, और बीच वाला कौन सा हो गया, संयुक्त प्रांत जो है वो भाग आपका हो गया। ये 6 थी। इसके बाद में हमने बात करी थी अखिल भारतीय संघ की स्थापना की बात हमने यहाँ पे कर ली थी। अखिल भारतीय संघ की स्थापना के अंदर हमने बात करी थी कि अखिल भारतीय संघ के अंतर्गत जो कौन कौन शामिल हो सकता था, तो यहाँ पे शामिल कौन कौन हुआ, देखिए, ब्रिटिश गवर्नर के द्वारा शासित प्रदेश, यानी कि जो अंग्रेजों के डायरेक्ट अधीन है, जहाँ पे डायरेक्ट अंग्रेजों का प्रशासन चलता है, वो वाला भाग, और दूसरा कौन सा हो गया आपका, देसी रियासतों का भाग। ठीक है, देसी रियासतों का शामिल होना यहाँ पर स्वैच्छिक था, जबकि ब्रिटिश गवर्नर द्वारा शासित प्रदेश है जो उनका यहाँ पर शामिल होना कंपलसरी यानी कि अनिवार्य था। तो देसी रियासतें शामिल नहीं हुई, इस वजह से जो है ये अखिल भारतीय संघ कभी अस्तित्व में आया ही नहीं। फिर हम बात करें केंद्र के अंदर द्वैध शासन की, तो केंद्र के अंदर जो द्वैध शासन है उसके बारे में हमने बात करी थी कि केंद्र को अब 2 भागों की शासन प्रणाली के रूप में बांट दिया गया, विधान परिषद के रूप में और विधानसभा के रूप में। ठीक बात है। और फिर हमने यहाँ पर ये देखा है कि यहाँ पर विषयों का भी विभाजन जो है वो कर दिया गया, जिसमें संघीय सूची बनाई गई, प्रांतीय सूची बनाई गई और संवर्ती सूची बनाई गई थी। फिर हमने देखा है सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली का विस्तार। तो सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली का विस्तार करते हुए यहाँ पर दलितों को भी पृथक प्रतिनिधित्व प्रदान कर दिया गया था। उसके अलावा हमने केंद्रीय बैंक के रूप में देखा, तो केंद्रीय बैंक के रूप में भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना हुई है 1 अप्रैल 1935 को। फिर हमने संघीय रेलवे प्राधिकरण के बारे में बात की, रेलवे का भी एक प्राधिकरण जो है वो पूरे भारत के लिए एक प्राधिकरण बनाया जाता है। फिर हमने बात करी थी संघीय न्यायालय के रूप में 1 अक्टूबर 1937 को ये अस्तित्व में आता है। मॉरिस ग्वायर जो है वो इसके पहले मुख्य न्यायाधीश बनते हैं। यूपीएससी का भी गठन जो है वो यहाँ पर संघ लोक सेवा आयोग का भी क्या किया गया है, यहाँ पे गठन किया गया है। इसके अलावा हमने बात कर ली थी 1919 के जो है अधिनियम के अंतर्गत कि उसके द्वारा जो है वो यहाँ पे राज्य लोक सेवा आयोगों की स्थापना की जाती थी, और उसके स्थान पर अब जो है 1935 में क्या की जा रही है, संघीय लोक सेवा आयोग की स्थापना की जा रही है। उसके अलावा हम बात करते हैं नवीन प्रांतों के निर्माण की, तो उसमें हम देखते हैं कि 1935 के अधिनियम के द्वारा जो 1855 के अंदर भारत के अंदर मिला लिया गया था, यानी कि बर्मा, उसको क्या कर दिया 1935 में अलग कर दिया गया, और 2 नए प्रांत बना दिए जाते हैं, सिंध का प्रांत और उड़ीसा का प्रांत जो है वो नया यहाँ पे बना दिया जाता है। तो टोटली अब भारत के अंदर जो है वो कितने प्रांत हो जाते हैं, 11 प्रांत यहाँ पे हो जाते हैं। ब्रिटिश प्रांतों की अगर बात करें तो यहाँ पर 1935 के अधिनियम के टाइम में यहाँ पे ब्रिटिश प्रांत कितने हैं अपने पास, 11 प्रांत जो है वो होते हैं। तो अब इन प्रांतों के अंदर जो है इस अधिनियम के अनुसार जो है वो चुनाव करवाए जाएंगे, तो यहाँ पर प्रांतीय सरकारों का क्या होगा, निर्माण होगा। तो यहाँ पे हमें अध्ययन करना है कि किस प्रकार से जो प्रांतीय सरकारें हैं वो अस्तित्व में आने वाली है। तो देखिए, हम बात करने वाले हैं प्रांतीय सरकारों का निर्माण और चुनाव के द्वारा, यानी कि जो 1935 का अधिनियम है, इस अधिनियम के निर्देशानुसार 1 अप्रैल 1937 को क्या हो रहा है, यहाँ पे प्रांतों में चुनाव हो रहे हैं। कितने प्रांतों में चुनाव हो रहे हैं, तो हमने बात कर ली है, ये टोटली 11 प्रांत हैं। टोटली कितने प्रांत हो गए, 1935 के अधिनियम के द्वारा यहाँ पे 11 प्रांत जो है वो निर्माण हो जाता है। तो देखिए, अब यहाँ पे हम बात करने वाले हैं कुल मिलाकर के इन प्रांतों के बारे में। तो देखिए, बात करते हैं प्रांतीय चुनाव के बारे में, प्रांतीय चुनाव। ठीक है, और इन प्रांतीय चुनावों के अंदर कौन कौन विजयी रहा है उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। ठीक है, ये किसके आधार पे हम बात कर रहे हैं, 1 अप्रैल 1937 के अंदर आयोजित होने वाले चुनावों के आधार पे हम यहाँ पे बात करने वाले हैं। ठीक बात है। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं तो हमें एक प्रांत मिलता है पंजाब के अंदर। कौन सा प्रांत है, पंजाब के अंदर। यहाँ पर एक पार्टी है जिसका हमें नाम मिलता है यूनियनिस्ट पार्टी। कौन सी पार्टी है, यूनियनिस्ट पार्टी। ठीक है, और यूनियनिस्ट पार्टी के प्रमुख है सिकंदर हयात खान। क्या नाम मिलता है हमें, सिकंदर हयात खान। ठीक बात है। तो इनके नेतृत्व में यहाँ पर क्या बनाई जाती है, सरकार बनाई जाती है। हालांकि यूनियनिस्ट पार्टी को यहाँ पर समर्थन दिया जाता है किसके द्वारा, मुस्लिम लीग के द्वारा। ठीक है, तो मुस्लिम लीग के समर्थन से यूनियनिस्ट पार्टी जो है वो सिकंदर हयात खान क्या करते हैं, पंजाब के अंदर यहाँ पे सरकार का निर्माण कर लेते हैं।
अब देखिए, इसके अलावा अगर हम बात करें तो यहाँ पे हमें बंगाल का नाम मिल जाता है। किसका नाम मिल जाता है? बंगाल के अंदर। तो बंगाल के अंदर जो है यहाँ पे एक पार्टी है जिसका नाम हमें प्राप्त हो जाता है कृषक प्रजा पार्टी। कौन सी पार्टी आ गई? कृषक प्रजा पार्टी। ठीक बात है। और ये जो कृषक प्रजा पार्टी है, इसके नेतृत्व के अंतर्गत यहाँ पे फजलुल हक जो है वो सरकार बनाते हैं। कौन बनाते हैं? फजलुल हक जो है वो सरकार बनाते हैं। और इसको भी समर्थन दे दिया जाता है किसके द्वारा? मुस्लिम लीग के द्वारा। यानी कि मुस्लिम लीग के समर्थन से कृषक प्रजा पार्टी के फजलुल हक ने बंगाल के अंदर सरकार का निर्माण यहाँ पर किया है। अब देखिए, यहाँ पे हम आगे बढ़ते हैं तो और देखें कि किसके द्वारा जो है वो यहाँ पे सरकार बनाई जाने वाली है। तो तीसरे भाग के रूप में अगर हम आगे बढ़ें तो यहाँ पे हमें सरकार के रूप में मिल जाता है। नेक्स्ट देखते हैं तो देखिए, यहाँ 3 प्रांतों के नाम मिल जाते हैं। एक नाम मिल जाता है पश्चिमोत्तर प्रदेश। कौन सा हो गया? पश्चिमोत्तर प्रांत जो है या प्रदेश जो है, सीमा प्रांत है, सीमा प्रदेश है, उसके बारे में हम बात कर रहे हैं। इसके अलावा एक हमें यहाँ पर मिल जाता है सिंध। कौन सा प्रांत मिल जाता है? सिंध। और एक हमें यहाँ पर मिल जाता है असम। कौन सा मिल जाता है? असम। ठीक है। इन तीनों अगर प्रांतों की बात करें, यहाँ पर हमने कितने प्रांतों की बात करी है भाई? एक प्रांत की। बंगाल भी एक प्रांत हो गया। अब यहाँ पे हम कितने प्रांतों की बात करने वाले हैं? 3 प्रांतों की बात करने वाले हैं। तो जो पश्चिमोत्तर का वो जो प्रांत है वो वाला, जहाँ पे खुदाई खिदमतगार की स्थापना हुई थी खान अब्दुल गफ्फार खान के नेतृत्व में, और सिंध के अंतर्गत और आसाम के अंतर्गत यहाँ पे जो है वो सरकार बनती है कांग्रेस के सहयोग से। किसके सहयोग से? यहाँ पर कांग्रेस जो है उसके सहयोग से यहाँ पर सरकार बनती है। कांग्रेस के सहयोग से सरकार निर्माण होती है। यानी कि जो मंत्रिमंडल यहाँ पर बनने वाला है उसमें कांग्रेस के जो है वो मंत्री शामिल होने वाले हैं। तो 3 जो है, पश्चिमोत्तर प्रदेश, सिंध प्रदेश और असम का प्रदेश। पश्चिमोत्तर के बाद में सिंध की अगर हम बात करें तो यहाँ पर एक व्यक्ति का नाम आ जाता है हिदायतुल्लाह खान। क्या नाम आ जाता है? हिदायतुल्लाह खान। इनके नेतृत्व में जो है वो यहाँ पर सरकार बनाई गई थी। ठीक बात है, हिदायतुल्लाह खान के द्वारा। असम और पश्चिमोत्तर प्रदेश, ये 3 भी जो है, तो कुल मिलाकर के यहाँ पर देखें तो यहाँ पे कांग्रेस मेजोरिटी के अंतर्गत जो है वो आ जाती है। अब बात करते हैं कितनी प्रांत हो गए अपने? 5 प्रांत हो गए। पीछे कितने बच गए? अब बच गए 6 प्रांत। कितने बच गए? 6 प्रांत। ठीक बात है। तो ये जो 6 प्रांत है, इन प्रांतों के अंतर्गत जो है वो कांग्रेस की जो है वो क्या स्थापित होती है? यहाँ पे सरकार स्थापित होते हैं, जिसमें हम बात कर लेते हैं आपका बिहार। कौन सा आ गया? बिहार आ गया। इसके अलावा उड़ीसा आ गया। अब जो उड़ीसा है वो नया प्रांत 1935 के द्वारा हमने बना लिया था। इसके अलावा देखिए, बिहार हो गया, उड़ीसा हो गया, फिर हम ले लेते हैं बम्बई। इसके अलावा देखिए मद्रास। कौन सा हो गया? मद्रास। इसके अलावा संयुक्त प्रांत। कौन सा हो गया? संयुक्त प्रांत। और इसके अलावा हो गया आपका मध्य प्रांत या मध्य प्रदेश जो है वही अब मध्य प्रांत के नाम से जाना जा रहा है। तो ये कितने हो गए? टोटली 6 प्रांत हो गए। और इन 6 प्रांतों के अंदर जो है वो सरकार किसकी स्थापित हो रही है? यहाँ पर कांग्रेस की सरकार जो है वो स्थापित हो रही है। कांग्रेस की सरकार जो है यहाँ पे स्थापित होती है। ठीक बात है। तो कुल मिलाकर के बात करें तो यहाँ पर 6 जो है प्रांतों के अंदर तो कांग्रेस को पूर्ण बहुमत मिलता है और यहाँ पे कांग्रेस की सरकार बनाई जाती है। उसके बाद में 3 जो है प्रांत ऐसे हैं जिसमें कांग्रेस के सहयोग से सरकार बनती है, जिसमें से 2 प्रांत तो है जो प्रमुख रूप से कांग्रेस की ही जो सरकार है वो बनाई जाती है, आसाम और पश्चिमोत्तर प्रदेश के अंतर्गत। यानी कि 8 प्रांत जो है 11 में से वहाँ पे कांग्रेस का जो है वो मंत्रिमंडल बनता है, कांग्रेस की सरकार यहाँ पर बनती है। और बंगाल और पंजाब के अंदर हमने देखा, बंगाल के अंदर कृषक प्रजा पार्टी फजलुल हक के नेतृत्व में मुस्लिम लीग के सहयोग से सरकार बनाती है। और उसके अलावा हमने देखा पंजाब के अंदर यूनियनिस्ट पार्टी का नेता सिकंदर हयात खान जो है ये मुस्लिम लीग के सहयोग से यहाँ पर सरकार बनाता है। कुल मिलाकर के इन चुनावों के अंतर्गत प्रांतीय जो चुनाव हुए हैं यहाँ पर ये स्थिति हमारे को देखने में सामने आ रही है कि मुस्लिम लीग को जो है वो यहाँ पर प्रतिनिधित्व प्राप्त ज़्यादा नहीं हुआ है, बैकफुट पर चल रही है मुस्लिम लीग। इस वजह से जो है वो आगे चल कर के जब हम देखेंगे 1935 के बाद में 42 का आंदोलन आएगा, फिर जितने भी कमीशन जो है वो होने वाले हैं भारतीय आज़ादी के संबंध में, उन सब के अंतर्गत जो है वो मुस्लिम लीग क्या करती है, अपना पृथक पाकिस्तान का पृथक जो है वो एक राष्ट्र का जो है निर्माण करने
का यहाँ पे दावा मजबूत करने लग जाते हैं और उससे कम उनको कोई चीज़ स्वीकार नहीं होती है। वो इन चुनावों से उनको क्या हो जाएगा, स्पष्ट हो गया है। तो कुल मिलाकर के हमने प्रांतीय चुनावों की बात करी। इस प्रकार से जो है वो आपके प्रांतीय चुनाव हुए और इन प्रांतीय चुनावों के अंतर्गत जो है वो सरकारें निर्मित हुई 11 प्रांतों के अंदर। अब बात करते हैं कि इन सरकारों ने क्या क्या योगदान जो है वो यहाँ पर दिया है विकास के कार्यों के अंतर्गत। और यहाँ पे हम देख रहे हैं कि प्रांतों के अंदर जो है उत्तरदायी शासन जो है वो 1935 के अधिनियम के द्वारा क्या हो गया है, स्थापित हो गया है। तो अब इस उत्तरदायी शासन की जो है वो प्रक्रिया किस प्रकार से निभाई जाती है, इन प्रांतीय सरकारों के योगदान के द्वारा। तो बात करते हैं प्रांतीय सरकारों के योगदान के बारे में। तो देखिए, सबसे पहली बात अगर हम कर लें तो विभिन्न जो राजनीतिक बंदी है उनको छोड़ने का काम, जेल से उनको मुक्त कर देने का काम सबसे पहले इन प्रांतीय सरकारों के द्वारा किया जाता है। जिसमें हम बात कर लेते हैं कि एक आंदोलन हुआ है मोपला विद्रोह। कौन सा आंदोलन हुआ था? मोपला विद्रोह। ठीक बात है। तो मोपला विद्रोह जो हुआ है, इस मोपला विद्रोह के जो कैदी है, जो गिरफ्तार किए हुए लोग हैं, वो क्या किए गए हैं, इन सरकारों के द्वारा आज़ाद कर दिए गए हैं। इसके अलावा हमने बात करी थी एक गढ़वाली रेजिमेंट थी। कौन सी रेजिमेंट थी? गढ़वाल रेजिमेंट, जिसके अंतर्गत हमने बात करी थी कि सविनय अवज्ञा आंदोलन के टाइम में चंद्र सिंह गढ़वाली के कहने पर, उनकी अपील के ऊपर जो है वो इन्होंने पेशावर के अंदर आंदोलनकारियों पे गोली चलाने से क्या कर दिया था, इनकार कर दिया था। तो गढ़वाल रेजिमेंट के सैनिकों को भी यहाँ पे क्या करी है इन्होंने, सैनिकों को भी क्या किया है, आज़ाद किया। ठीक है, सैनिकों को भी क्या कर दिया इन्होंने, आज़ाद कर दिया। ठीक बात है। इसके अलावा देखिए, इसके अलावा अगर हम बात करें तो इन्होंने विभिन्न राजनीतिक संगठन जो बने हुए थे भारत के अंतर्गत, उन राजनीतिक संगठनों पे क्या लगाया हुआ था प्रांतों के अंदर, वहां पर पाबंदी लगाई हुई थी। तो राजनीतिक संगठनों की पाबंदियों को हटाया, राजनीतिक संगठनों को वैध बनाया। क्या बनाया इन्होंने? उनको वैध जो है वो बनाया है, मतलब कि उसके ऊपर जो है वो क्या किया, पाबंदी हटा दी गई जो सरकार ने पहले लगा रखी थी। इसके अलावा देखिए, समाचार पत्र जो है, समाचार पत्रों की जो जमानत जब्त कर रखी थी सरकार ने, वो वापस करी। समाचार पत्रों की जमानत जो है वो क्या करी है, वापस दी है। ठीक है, वो भी इन प्रांतीय सरकारों के द्वारा ये कार्य किया गया था। इसके अलावा इन समाचार पत्रों को इन्होंने क्या दिया है, इनको सरकारी विज्ञापन देकर के संरक्षण भी प्रदान किया है। सरकारी विज्ञापन दिया और इससे सरकारी विज्ञापन से इनको क्या मिला है, समाचार पत्रों को संरक्षण प्रदान हुआ है। वित्तीय दृष्टि जो है इनकी थोड़ी सुधार हुआ है। इसके अलावा देखिए जो है इन्होंने हरिजन उद्धार का कार्य किया है। क्या किया है प्रांतीय सरकारों ने? हरिजन उद्धार का कार्य किया है। अछूतोद्वार का जो है वो भी अस्पृश्यता को समाज से समाप्त करना, शराब वगैरह की विभिन्न दुकानों को बंद वगैरह करना, ये मतलब जो रचनात्मक कार्य है। इसके अलावा ग्रामीण विकास और ग्रामीण शिक्षा के जो कार्य है, इनमें भी जो इन प्रांतीय सरकारों के द्वारा अपना बहुमूल्य योगदान दिया गया था। ठीक बात है। तो आज की इस क्लास के अंतर्गत हमने जाना है 1935 के अधिनियम के बारे में। 1935 का अधिनियम क्यों लाया गया और 1935 के अधिनियम की क्या क्या प्रमुख विशेषताएं रही, और फिर हमने देखा कि 1935 के शासन अधिनियम के द्वारा क्या किया गया है, प्रांतीय चुनाव आयोजित करवाए गए हैं 1937 के अंतर्गत। और उन चुनावों के अंदर जो बहुमत में जो प्रांतों के अंतर्गत जो है वो सरकार बन रही है, उनके बारे में हमने अध्ययन किया। और फिर हमने अंतिम रूप के अंदर यहाँ पे ये देखा है कि इन सरकारों के द्वारा जो है वो किस प्रकार का कार्य जो है वो भारतीयों की भलाई के लिए किया गया था अंग्रेजी काल के अंतर्गत। ठीक बात है। तो ये सारी चीजें जो है हमने यहाँ पे देख ली है। अब अगले भाग के अंतर्गत हम भारत की आज़ादी की तरफ में बढ़ेंगे, यानी कि भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ करने वाले हैं। और भारत छोड़ो आंदोलन के बाद में कुछ और चीज़ों को देखते हुए हम क्या करेंगे, भारत को आज़ाद करवा देंगे। ठीक है, तो तब तक के लिए धन्यवाद।